गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी क्लास नंबर 4 होगी जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में अपने देख रहे थे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें जैसे सौरमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल और कौन सा बरहीमंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और उसके बाद आयनोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। तो अपने कल बात कर चुके थे ट्रोपोस्फियर की पूरी सौरमंडल क्या चीज है, पूरा डिस्क्राइब किया था इसको ट्रोपोस्फियर। अब अपनी बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल ये वायुमंडल की कैसियत दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर। सबसे पहले ये सेकंड लेयर है तो इसकी अप टू हाइट लमसम बात करें 18 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर तक ये जो परत पाई जाती है ये कौन सी है, समताप मंडल। 18 to 50 किलोमीटर इसकी क्या है, हाइट। अब इसमें मिलता क्या है, हेयर फाउंड ऑफ ओजोन लेयर अप टू 18 to 22 किलोमीटर। इसमें 18 से 22 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। यानी यहां का मतलब क्या है, 18 से लेकर 22 किलोमीटर का मतलब क्या है, यहां पर जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस की डेंसिटी यानी उसकी जो घनत्व यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है 18 से लेकर कितना, 22 किलोमीटर तक। अब 18 से लेकर 22 किलोमीटर तक पाया जाता है कौन सी, ओजोन लेयर। जो बच्चों ओजोन लेयर यानी कौन सी, O3 क्या है इसमें गैस, ओजोन गैस। इस ओजोन गैस का वर्क क्या है, इसका अपने वर्क देखें, इसका कार्य क्या है, यूवी रेस को क्या करना, रिफ्लेक्ट, यानी यूवी रेस को क्या करना, पर जो पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों का परावर्तन। और दूसरा है यूवी रेस को क्या करना, एब्जॉर्ब, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। यानी बात करें ओजोन लेयर है जिसमें कौन सी गैस है, ओजोन गैस। ओजोन गैस का वर्क यानी इसका कार्य क्या है, क्या कार्य है, यूवी रेस जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन से, उनको क्या करना, परावर्तन, रिफ्लेक्ट करना। और यूवी रेस जो क्या करना, उनको एब्जॉर्ब करने का ही काम करती है। दोनों ही काम करती है, रिफ्लेक्टिंग का भी और दूसरा एब्जॉर्ब का भी, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। और यहां पर परावर्तन, अगर ये परावर्तन करेगी तो क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, यानी पराबैंगनी से पृथ्वी की क्या करेगी, पृथ्वी की क्या करती है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा। और यहां पर इसके साथ किसकी होगी, ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी क्या है, जीव जंतु हैं, इनकी क्या करती है, रक्षा करती है। जब यूवी रेस क्या करेगी, अवशोषण करेगी, तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, तापमान में क्या होगी, वृद्धि। दूसरी बात होगी, अगर एब्जॉर्ब कर रही तो क्या होगा, यूवी रेस अगर एब्जॉर्ब करेगी तो पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से क्या होगा, यहां पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो ये स्ट्रेटोस्फियर जो परत है, ये देखें, एक मिनट,
ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग 18 से लेकर 22 किलोमीटर तक, यानी लगभग ये जो 18 से लेकर 22 किलोमीटर तक का ये पार्ट, यहाँ पर कौन सी गैस है, ये वाली जो गैस मिलती है कौन सी, ओजोन गैस। ये एब्जॉर्ब भी करती है और क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। अगर एब्जॉर्ब करेगी तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगी, वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर तापमान में वृद्धि हो रही क्या यहां पर संघनन होगा या नहीं होगा। वो देखते हैं अपने कैसे प्रक्रिया है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो संघनन है, इस संघनन के लिए कंडेंसेशन के लिए क्या आवश्यक है, कंडेंसेशन के लिए आवश्यक है टेम्परेचर में क्या होना, कमी होना। टेम्परेचर में क्या होना, कमी होना। जैसे कल अपन एग्जांपल देखा था आइस, आइस के बाद वाटर और वाटर के बाद अपनों ने क्या किया था, वाटर वेपर की बात की थी। जल वाष्प, जल वाष्प और जल और कौन सा, बर्फ। अगर आइस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो बर्फ से क्या बन जाएगा, जल। अगर वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना हो तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। अगर जलवाष्प को अगर जल में कन्वर्ट करना है तो तापमान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तापमान कम करने की प्रक्रिया से यानी जो जल वाष्प है, जो वाटर वेपर कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जल वाष्प है जो जल की बूंदों में बदल जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपने, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं। अब इस स्टेज में देखा ये यूवी रेस को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो तापमान बढ़ रहा है। लेकिन कंडेंसेशन के लिए आवश्यक क्या है, तापमान में कमी होना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो यहां पर इस स्ट्रेटोस्फीयर में कंडेंसेशन नॉट बी कंडक्ट, यहां पर संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो लिख देते हैं कंडेंसेशन नॉट बी कंडक्ट, कंडक्ट यहां संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो क्या क्लाउड जेनेसिस यानी बादलों का निर्माण होगा, नहीं होगा। यहां लिख देते हैं क्लाउड जेनेसिस प्रोसेस नॉट बी कंडक्ट, बादल निर्माण प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहां पर बादल भी नहीं बनेंगे और क्या, और कंडेंसेशन की प्रक्रिया दोनों ही नहीं होगी। इसलिए यहां पर बात करें कौन सा, यानी संघनन नहीं होगा। कल मैंने बताया था आपको ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज की बात की थी, जो कहां था, इसी ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर थी, 1.5 किलोमीटर मोटी जो परत थी, 1.5 किलोमीटर मोटी। तो इसकी मैंने बताया था लास्ट बाउंड्री ऑफ कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन की अंतिम सीमा है कौन सी, ट्रोपोपाज। इसके बाद संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, ओजोन लेयर के कारण। क्या कर रही है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए यहां पर संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसी के अंदर चल रहा अभी। अब अपने देख लेते हैं ओजोन लेयर को, अगर हम पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, कैसे बनती है ओजोन का निर्माण, पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन, ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होगा? O3 जिसको बोलते हैं O3, ओजोन का निर्माण कैसे होगा? देखो O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद म्यू की बात करें, ये क्या है? सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट जैसे इंसिडेंट होगी कहां पर? O2 पर, तो O2 को क्या कर देगी? O प्लस में O में बदल देगी, इसको बोलते हैं नेस्केंट, नेस्केंट ऑक्सीजन, नेस्केंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ये नेस्केंट ऑक्सीजन है, ये वापस किसकी क्रिया करेगी? O2 के साथ वापस क्रिया करेगी और क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका? O3 का। इस प्रकार से क्या होते हैं? ओजोन निर्माण होते हैं, ओजोन निर्माण। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? चैंपमैन साइकिल। इसी साइकिल को क्या बोला जाता है? चैंपमैन साइकिल। सबसे पहले किसने बताया था? चैंपमैन नाम के व्यक्ति ने बताया था, चैंपियन। और कब बताया था? 1930 में बताया था, 1930 में बताया था चैंपियन। यानी ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ओजोन का निर्माण हो गया, किस प्रकार से हुआ। उसके बाद इसके इफेक्ट देखो, उसके बाद देखो उसके बाद देख रहे हैं ओजोन गैस। पहले से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते अपने। तो ओजोन का निर्माण देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ कैसे निर्माण हुआ। देखिए CFC और देखिए HFC और उसके बाद देखिए कौन सा? क्लोरीन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, उसके बाद हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, और ये कौन सी है? क्लोरीन, क्लोरीन। अब अपने आगे बढ़ रहे टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लीशन क्या है, यानी ओजोन क्षरण क्या है? ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन क्षरण। तो CFC, HFC और कौन सा? क्लोरीन। ये तीनों गैसें हैं जो इसको बोलते हैं ओजोन हीटर गैस, ओजोन भक्षण गैस। यानी ये क्या करती है? ओजोन का भक्षण करते हैं कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कौन सा? क्लोरीन। अपना जो ट्रोपोस्फीयर है, इस ट्रोपोस्फीयर में अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। आगो सर कैसे? एसी जितने भी शीतलक है, एसी वगैरह जितना कोना फ्रीज है, एसी फ्रीज वगैरह जितने भी क्या करते हैं? CFC छोड़ते हैं। वर्तमान में CFC के जगह जो अपने यूज कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? HFC यूज कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये इसकी कंपेयर में क्या है? कम हानिकारक है। कौन सी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये कौन सी? क्लोरीन। अब ये क्या करते हैं? ये अपने यहां से अपने ट्रोपोस्फीयर से क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, यानी ह्यूमनिज्म यहां से रिलीज करेगा। जब ये कहां पर जाएगी? समताप मंडल में जाएगी। और जो यहां पर कौन सी है? ओजोन गैस। ओजोन गैस को क्या करेगी? हार्मफुल पहुंचाएगी। कैसे? कि क्लोरीन का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु O3 यानी ओजोन, ओजोन के 1 लाख अणुओं को
लाख अणुओं को तोड़ देता है। यानी ओजोन का एक अणु, ओजोन है जो, उसका 1,00,000 अणुओं को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल O3 के 1,00,000 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ओजोन है, ओजोन पर किसने रिएक्शन की? क्लोरीन। तो इसको तोड़ दिया ClO प्लस में O2 में तोड़ दिया। फिर क्या करेगा? ClO फिर वापस रिएक्शन करेगा किसका? O2 के साथ, ClO2 बना देगा, वो क्या बनाएगा? O2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती रहती है और ये ओजोन को तोड़ती रहती है। कौन सी? क्लोरीन। तो क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल कितने? 1,00,000 अणुओं को तोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन का क्षरण कर रहा है। कौन सी गैस? CFC, HFC और कौन सा? क्लोरीन गैस। अगर इनको तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो क्या होगी? ये परत, इस परत में क्या हो जाएंगी? होल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? होल। होल तो नहीं होते, लेकिन क्या था? थिन ऑफ लेयर, यानी ये लेयर पतली हो जाती। होल नहीं होते, पतली हो जाती। तो इसके कारण ये जितनी भी हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सन की जो कहां पर आती है? अपनी अर्थ के ऊपर आती है। अब आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्लोरीन का एक अणु 1,00,000 अणुओं को तोड़ दिया, तो यहां पर ओजोन डिप्लेशन हो गया। और इस डिप्लेशन का सबसे पहले बात करें 1918 में, 1918 में जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप, इस पर सबसे पहले अपने को क्या मिला? होल मिला। यानी क्या मिला? जो ओजोन परत में जो छेद पाया गया, किसमें? O3 लेयर में। यहां से सबसे पतली लेयर थी O3 लेयर। 1918 में सबसे पहले जो पता लगाने था, इसका नाम था जोसेफ फोरमैन। फोरमैन ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर, तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले पता किसने लगाया? जोसेफ फोरमैन ने। कब लगाया? 1918। अब ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। देखो एक ही टॉपिक के अंदर सारी बात क्लियर कर लेंगे। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे जो बनाते हैं अपने, कब बनाते हैं? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व ओजोन डे बनाया जाता है। तो अपने को ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि ओजोन डे कब बनाते हैं? 16 सितंबर को। किसने खोजा? सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर जोसेफ फोरमैन। कब खोजा? 1918। अब इसके इफेक्ट देखेंगे। अगर होल हो गया तो क्या होगा वो देखते हैं अपने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर क्या होगा? होल हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए क्या हो गया? होल हो गया। तो सन रेस जितनी भी है वो डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन द कौन सा? अर्थ पर। सूर्य से किरणें जो पराबैंगनी होंगी डायरेक्टली कहां पर आई? अपनी अर्थ पर सीधी क्या आई? सीधी आई। तो किस? होल से। तो इफेक्ट ऑफ ओजोन, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण के प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो यहां पर लिख सकते हैं यूवी रेज डायरेक्टली
incident on earth surface and human body, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी और मानव शरीर पर क्या होगी, डायरेक्टली इंसिडेंट होगी, यानी सीधे की सीधी कहां पर पड़ेगी, मानव की बॉडी पर पड़ेगी। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी में क्या होता है, एक मेलानिन का अमाउंट होता है। मेलानिन का अमाउंट क्या होता है, मेलानिन। इस मेलानिन का क्या काम होता है, अपनी बॉडी का क्या करना, बॉडी का कलर डिसाइड करना, कलर डिसाइड करना। अपनी त्वचा का रंग डिसाइड कौन करता है, अपना मेलानिन। और क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों से रक्षा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। इसका काम क्या, अपनी बॉडी में क्या होता है, मेलानिन का अमाउंट होता है, जिसका क्या वर्क है, बॉडी का कलर डिसाइड करना, यानी त्वचा का रंग, और प्रोटेक्शन ऑफ यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों से क्या करना, रक्षा होगा। जिसकी क्या होती है, फेयर स्किन होती है, फेयर स्किन यानी गोरे रंग की त्वचा, गोरे रंग, यानी अगर श्वेत रंग की त्वचा है उसमें क्या होता है, जो मेलानिन का जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होगा, कम होगा। मेलानिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। मेलानिन की मात्रा अगर कम होगी तो उसको क्या हो जाएगा, ये यूवी रे जैसे इंसिडेंट होगी तो स्किन कैंसर। तो सबसे पहली ये वाली बात अपने सामने, यानी त्वचा के कैंसर कौन से होता है, ओजोन क्षरण से, ठीक है, स्किन कैंसर। और क्या होगा, ल्यूकोडर्मा, तो यहां लिख देते हैं आगे। और दूसरा लोग कौन सा होगा, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा भी एक रोग होता है, जिसमें क्या होते हैं, अपनी जो स्किन है, इस स्किन पर क्या होते हैं, व्हाइट स्पॉट से आ जाते हैं, व्हाइट स्पॉट यानी श्वेत धब्बे, श्वेत क्या हो जाते हैं, धब्बे से। जितने भी क्या मिलते हैं, अंग्रेज मिलते हैं। जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज की बॉडी क्या होती है, क्या फेयर स्किन होती है, और फेयर स्किन होगी तो क्या ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट होगी कौन सी, यूवी रेस क्या होगी, हार्मफुल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, चेहरे पर क्या हो जाएंगी, व्हाइट स्पॉट्स हो जाएंगे। तो दो रोग, एक तो स्किन कैंसर और दूसरा कौन सा, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा क्या है, स्किन पर क्या है, व्हाइट स्पॉट्स आते हैं। तो ये क्या है, इसमें इफेक्ट ऑफ कौन सा, ओजोन डिप्लेशन, इसके क्षरण की प्रभाव। तो मैंने आपको पूरा ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, फिर ओजोन का डिप्लेशन कैसे हुआ, किसने खोजा, कब ओजोन डे बनाया जाता है, और इसके इफेक्ट क्या है, ये सारी प्रक्रिया इसी अपनों ने स्ट्रेटोस्फीयर में कंप्लीट कर ली। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अपने सामने बात आई थी कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन लेयर है, ये क्या करती है, यूवी रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषण करती है। अवशोषण करेगी तो तापमान बढ़ेगा तो कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइट,
हाइट टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, यानी यहां ऊंचाई के अनुसार तापमान में वृद्धि होती, ऊंचाई के साथ में क्या हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होती है तो कल आपने टर्म्स के लिए करी थी, तो यहां पर सामान्य ताप ह्रास दर होगी या तापीय विलोमता होगी। तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू हाइट तापमान में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं, तापीय विलोमता। अगर तापमान में कमी आ रही है तो अपने क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर, जो कहां मिली थी, ट्रोपोस्फीयर में। तो यहां पर कौन सी होगी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कौन सी, तापीय विलोमता। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि तापीय विलोमता इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, मेसोस्फीयर में मिलेगी और कहां मिलेगी। तो यहां पर कहां तापीय विलोमता कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है कहां पर बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय विलोमता पाई जाती है। काम ये बच्चों बात आपको पूरा समझा दिया। अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर के आगे यहाँ पर जो लेयर मिलेगी, जैसे अपनों ने शोभ सीमा पढ़ा था, यहाँ पर क्या है, समताप सीमा, समताप सीमा, स्ट्रेटोपास, जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपास, यहां लिख देते हैं स्ट्रेटोपास, समताप सीमा। समताप सीमा क्या है, अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल की ऊपरी सीमा। तो यहां लिखेंगे अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल अपर बाउंड्री लिख दो, यहां पर लेयर मत लिखो, अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल की ऊपरी सीमा, और यहां पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यानी तापमान पाया जाता है शोभ सीमा पर, तो ये वाली बच्चों ध्यान देना है, कितना मिलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, विश्व समताप सीमा पर तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना रेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड शोभ सीमा का होता है, कितना होगा, शोभ सीमा का। अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर बढ़ता है। अब आप कहोगे सर जी अभी आप बता रहे हो कि अकॉर्डिंग टू हाइट तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर बढ़ा कैसे। बच्चों यहाँ पर क्या था, माइनस का 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पर कितना था, माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस के 80 से देखो इधर, ये बीच में क्या आता है, 0, तो माइनस 80 के बाद क्या आएगा, 79 78 फिर आएगा 10 10 9 0, यहाँ तक फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये तो क्या आया, 0 तक आया। तो इसलिए यहाँ पर तापमान बढ़ते 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 कहां पहुंच जाता है, शोभ सीमा पर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप ध्यान रखोगे। आपके लिए स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल मैंने कंप्लीट करा दिया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर लेयर पढ़ेंगे अपने मध्य मंडल,
मध्य मंडल मेजोस्फीयर। अब मध्य मंडल क्या है, इसकी अप टू हाइट यानी इसकी जो ऊंचाई है जो आपको मिलेगी 50 किलोमीटर से लेकर कितना 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है ऊंचाई। तो 50 से लेकर 80 तक कौन सी है मेजोस्फीयर या कौन सा मध्य मंडल। इन दिस लेयर dust particle नोट फाउंड। इस परत में धूल कण नहीं पाए जाते। यहां धूल कण नहीं पाए जाते तो क्या होगा, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की अगर सीधा पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो अपने कौन सी कहेंगे मेजोस्फीयर या कौन सा मध्य मंडल। क्या मध्य मंडल। अब इस मध्य मंडल में होता क्या, देखो यहां पर जो अपने पढ़ा होता मेटोराइट यानी उल्कापिंड की बात है। मेटोराइट जो कौन सी है उल्कापिंड। जो मेटोराइट है कहां मिलती है अपने को, आपने प्लैनेट पढ़ेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और कौन सा बृहस्पति। तो जो मंगल और बृहस्पति है यानी जो मार्स है, मार्स और कौन सा जुपिटर। यानी मार्स और जुपिटर यानी बृहस्पति और कौन सा जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ये एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड यानी जो उनसे एस्ट्रॉइड जो अपने बात करते हैं स्टोन पार्टिकल। जैसे क्या आपने पढ़ा था क्या बिग बैंग थ्योरी, उसमें क्या था पूरा यूनिवर्स क्या था एक फायर बॉल था। जैसे ब्लास्ट हुआ तो कितने पार्ट टूट गए, 8 पार्ट। जैसे पार्ट टूटे 8 पार्टों में देखो क्या हुआ, छोटे छोटे जो स्टोन पार्टिकल थे, छोटे छोटे क्या थे स्टोन पार्टिकल किसके बीच में रहेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में रहेंगे, मंगल और बृहस्पति। अब ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के कारण ये सारे के सारे जो मेटेओराइट अर्थ की ओर क्या करते हैं ग्रेविटी फोर्स के कारण आते हैं। जैसे आएंगे यहां पर जब लेयर आएगी कौन सी आएगी, ये जो मेजोस्फीयर आएगी, मेजोस्फीयर यानी जो मध्य मंडल आएगा, इस मध्य मंडल में क्या होने लग जाएगी, इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। और आग लगते लगते क्या हो जाएगी, इसमें क्या होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यहीं पर क्या हो जाएंगे खत्म। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ कौन सा मेटेओराइट, ये मध्य मंडल क्या है जो हमको उल्कापिंड से क्या करती है बचाती। तो ये क्या करती है, ये परत इस मेटेओराइट को क्या कर देती है खत्म कर देती। बस यही बात है। अभी थोड़े दिन पहले क्या होता, मेटेओराइट कहाँ गिरा था, जो कहां पर बिहार के अंदर गिरा था, वो आपको पता होगा। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्या मिलते हैं एस्ट्रॉइड मिलते हैं। ये एस्ट्रॉइड ही क्या करते हैं अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के कारण रीच करते हैं। तो ये जब क्या कहाँ आते हैं, जब मेजोस्फीयर में आते हैं, ये बर्नेट यानी स्टार्ट हो जाते हैं जलना, और जलना क्या मतलब यहीं पर राख बन जाती है। तो राख ये तो इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेटेओराइट, प्रोटेक्शन ऑफ मेटेओराइट। यह है उल्कापिंड से क्या करते, उल्कापिंड
से रक्षा करती, यानी यह जो परत है उल्का पिंड से क्या करती है, रक्षा। यह परत उल्का पिंड से हमारे को रक्षा करती है। क्या होता है यहां पर, मेटेओराइट, मेटेओराइट क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आर डिस्ट्रॉयड, उल्का पिंड खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर उल्का पिंड क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मेसोस्फीयर का ये बात देखो, सन यहां से आए, मान ली यहां पर जैसे होंगी तो इसमें क्या करना है, ये बर्निट करना कर देते हैं स्टार्ट। तो जैसे ये बर्निट, पहले बाहर वाली लेयर जली, जलते जलते जैसे ही पहुंचेगी यहाँ पर क्या, बड़े से छोटे 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 होते हुए क्या बिल्कुल ही यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इसकी ऐश बन जाती है। कौन सा, मध्य मंडल। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेटेओराइट, प्रोटेक्शन ऑफ मेटेओराइट, यह परत उल्का पिंड से क्या करती है, रक्षा करती है। मेटेओराइट आर डिस्ट्रॉयड, उल्का पिंड क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहां पर, मेसोस्फीयर। ये स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब जैसे जैसे क्या होगा, मध्यमंडल, मध्यमंडल में यहां पर देखेंगे, यहां पर एक परत पाई जाती है। कौन सी, ये वाली जो परत है इसको बोलते हैं मेसोपास, मेसोपास, मध्य मंडल सीमा। मध्य मंडल जो सीमा है, यानी मध्य सीमा, इसको बोलते हैं कौन सा, मेसोपास। अब यहां पर क्या मिलते हैं, अब इसमें क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, यानी ऊंचाई के अनुसार तापमान में क्या आती है, कमी आती है। कौन सी ले रहे हैं, मध्य मंडल में। आपको सर यहां पर आप बता के गए थे कि ऊंचाई के अनुसार तापमान में वृद्धि हो रही, तो वृद्धि वहां पर क्यों नहीं हो रही थी, कारण था क्या था, ओजोन परत थी, वो यूवी रेस क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी, इसलिए यहां पर तापमान बढ़ा। यहां पर वही प्रक्रिया होगी, अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के अनुसार तापमान में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कमी होगी तो धीरे धीरे यहां से 0 डिग्री से, यहां पर कितना था, 0 डिग्री था, 0 डिग्री से कम होते 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 यहां पर कितना पहुंचेगा, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पहुंचेगा, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए यहां पर लिख देते हैं मेसोपास, मेसोपास, मध्य सीमा। आपने यहां लिख सकते हैं अपर बाउंड्री ऑफ मेसोस्फीयर। यह मध्य मंडल की क्या है, ऊपरी सीमा। यहां पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान मिलता है, तापमान मिलता है लगभग कितना, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मध्य सीमा का जो तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद कौन था, मेसोस्फीयर, समताप मंडल और मध्य मंडल, पूरी बातें कर ली। एक चीज हो रही है इसके अंदर, जो थी मेसोस्फीयर, यहां पर क्या पाए जाते हैं, नोक्टी लूसेंट क्लाउड, यहां पर क्या पाए जाते हैं, नोक्टी लूसेंट बादल पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। बस ये भी ध्यान रखना, नोक्टी लूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं। नोक्टी लूसेंट क्लाउड कहां मिलती है, अपने इसी के अंदर, मध्य मंडल के अंदर, मध्य मंडल। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपके, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। जिसको भी बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक के अंदर कोई चीज छूट जाती है, तो आप मुझे कमेंट
बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका अगली क्लास में जवाब दे दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। ये यूजीसी नेट और आपके फर्स्ट ग्रेड जो अदर एग्जाम जितने भी टॉपिक आते हैं उसके लिए सबसे लिए हेल्पफुल है जो अपना ये टॉपिक है। बाय बच्चों।